हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 38। रात के लगभग 10 बज रहे थे। उस कॉलोनी में लगी छोर पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पूरी कॉलोनी डूबी थी। गार्डन में घास पर बैठी शालिनी सामने घर की तरफ देख रही थी। पीयू खाना खाने के बाद दिन भर की थकी हारी मोहन जी के पास ही सो गई थी। उसको सुलाने के बाद शालिनी बाहर गीली घास में जमीन पर बैठी उस घर को देख रही थी। अगर बात करनी है उससे तो कर सकती है, उसके पास में आदि ने बैठते हुए कहा। तो शालिनी ने अपना चेहरा सामने फिरा लिया और बोली, तू अच्छे से जानता है मैं उससे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ा आइसक्रीम का कप उसके आगे कर दिया और बोला, मगर मैं चाहता हूँ कि एक बार तू बस उसे मौका देकर देख। देख शालू, मैं जानता हूँ मुश्किल होता है किसी को भी वापस अपनाना, लेकिन मेरा यकीन मान, मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है, सिर्फ प्यार, बिना किसी छल कपट के इन 7 सालों का इंतजार देखा है। और जहां तक अब तक मैंने उसे जाना है, वो पूरा सनकी और जिद्दी इंसान है। तुझे वो कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। शालिनी उसे देखने लगी तो उसने एक चम्मच आइसक्रीम अपने मुंह में डालते हुए कहा, यार हमें दूसरा मौका देना चाहिए। गलतियां होना कॉमन है, मगर जो उन गलतियों को सुधार कर तुम्हारे लिए उसी जगह अकेले खड़े रहकर 7 साल से इंतजार कर रहा है और अपनी गलतियों का जिसे एहसास है, उसे दूसरा मौका देना चाहिए। शालिनी ने सामने देखते हुए जवाब दिया, पहले मैं भी यही सोचती थी आदि, पर कहते हैं ना समय सब कुछ सिखा देता है। तो उसी समय ने मुझे ये भी सिखाया है कि हर रिश्ते में सेकंड चांस होता है, मगर प्यार में सेकंड चांस नहीं होता। प्यार सिर्फ एक बार होता है, बस एक बार। और उस इंसान ने मेरे दिल में अपने लिए जो नफरत की जगह बनाई है, उसे प्यार में वो कभी नहीं बदल पाएगा। उसे इतना गंभीर देखकर आदित्य ने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। अक्सर रात को खाने के बाद वो और शालिनी गार्डन में सुकून से बैठने आते थे और ये नियम 7 सालों से चला आ रहा था। आज शालिनी को महसूस हो रहा था कि वो कमजोर पड़ रही है पीयूष की मौजूदगी से। तेरा वाला तो सिगरेट का शौकीन मालूम पड़ता है और तुझे सिगरेट से नफरत है। तुम दोनों की ही खूब जमेगी। आदि ने उसे सुनाते हुए कहा तो उसकी नजर झट से पीयूष के घर की तरफ चली गई। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसकी नजरें चांद पर थी और उसकी उंगलियों के बीच जलता हुआ सिगरेट मौजूद था, जिसके छोटे कश वो छोड़ रहा था। उसके कमरे से गार्डन में दूसरी तरफ बैठी शालिनी को देखना आसान नहीं था, लेकिन गार्डन में से उसके कमरे की बालकनी में काफी आसानी से देखा जा सकता था। शालिनी को उसके हाथ में सिगरेट देखकर इतना गुस्सा आया कि मानो अभी उसके हाथ से सिगरेट लेकर वो कहीं फेंक दे, मगर उसने अपना चेहरा फिरा लिया और उठते हुए बोली, भाड़ में जाए ऐसे लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। आदित्य ने कुछ बोलना ही चाहा कि शालिनी उठकर घर की तरफ बढ़ गई। गुड नाइट शालू, आदित्य ने जानबूझकर चिल्लाकर कहा, जिससे उसकी आवाज पीयूष के कानों तक भी पहुंची। शालिनी को इस वक्त आदि के साथ देख उसे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था, बल्कि उसने आदि की आंखों में सच्चाई देखी थी, फिर भी उसे बुरा लग रहा था, या फिर शायद गुस्सा आ रहा था शालिनी को उसके साथ देखकर। तुम मुझसे थोड़ा दूर नहीं रह सकते क्या? पीयूष ने जब अपने लोअर के जेबों में हाथ डाले अपनी नजरें सामने जमाए कहा, तो आदित्य हंस दिया और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो? पीयूष ने उसे घूर कर देखा तो आदित्य ने सामने नजरें की यही मुस्कुराकर बोला, पीयूष मुझे तुमसे तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम शालिनी को हर्ट नहीं करते, लेकिन अगर तुमने शालू को फिर से हर्ट करने की कोशिश की, तुम्हारे इस प्यार की लंका मैं खुद लगा दूंगा। आदित्य की बात सुनकर पीयूष ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गलतियां दोहराने की आदत नहीं है, और यकीन मानो मुझे बातों को दोहराना भी पसंद नहीं है। शालिनी से मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था और ये 7 साल का इंतजार प्यार को निखारने वाला समय था। लेकिन अब ना शालिनी को मैं खुद से दूर रहने दूंगा, ना ही वो मुझसे दूर हो पाएगी। आदित्य ने उसे देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दाएं गाल पर डिंपल पड़ गया था। ऑल द बेस्ट, उम्मीद है शालू जल्दी ही अपनी जज्बातों को समझ जाएगी। पीयूष ने कुछ भी नहीं कहा, बस हामी में सिर हिला दिया। दिल्ली, चौधरी भवन। रुद्रांश की गाड़ी चौधरी भवन के बाहर आकर रुकी। वो बाहर निकला। उसकी नजर सबसे पहले ऊपर के कमरे पर पड़ी, जहाँ की लाइट जल रही थी। उसने ड्राइवर को गाड़ी पोर्च में लगाने को कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। बिना किसी को डिस्टर्ब किए वो कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे कमरे की ओर जाते देख अब तक जागती गीता जी, जो उसका इंतजार कर रही थी, वो मुस्कुरा दी। उन्होंने सर्वेंट को कुछ कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो मुस्कुरा दिया। सोफे पर बैठे बैठे रिहा शायद उसका इंतजार करते करते ही सो गई थी। रुद्रांश ने अपना ब्लेजर निकालकर एक तरफ रखा और रिहा की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर बिखरी लट को पीछे करने के लिए वो पंजों के बल बैठ गया। उन लटों को अपनी उंगलियों से एक तरफ करते हुए वो रिहा के चेहरे को देख मुस्कुरा दिया।
जी चाहता है तुम्हें अपने दिल का हर हाल बता दूं, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद से अपनाओ। मैं चाहता हूँ पहल तुम करो। रिहा की पलकें नींद में हल्की फड़फड़ाई तो रुद्र ने अपना हाथ झट से पीछे खींच लिया और खड़ा हो गया। कमरे में होते हल्के शोर की वजह से रिहा ने कुनमुनाते हुए आंखें खोली तो उसे याद आया कैसे वो रुद्रांश का इंतजार करते करते सो गई थी। अपनी आंखें मसलकर वो उठी तो बाथरूम से गिरते पानी की आवाज सुनकर ये पक्का हो गया कि रुद्रांश बाथरूम में ही है। उसका कोट, वॉलेट और हाथ की घड़ी बेड पर ही थी। रिहा उठी और उसने कोट उठाकर सोफे पर रख दिया। हाथ की घड़ी और वॉलेट ड्रेसिंग टेबल पर रखते वक्त न जाने उसे क्या सूझा, उसने उसका वॉलेट ले लिया, लेकिन अगले ही पल खुद को दपटते हुए उसने रुद्रांश का वॉलेट वापस रख दिया। तभी कमरे का डोर नॉक हुआ। आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला तो सामने सर्वेंट खाने का प्लेट लिए खड़ा था। मैडम, बड़ी मैडम ने ये खाना रुद्र सर और आपके लिए भिजवाया है। उससे खाना लेकर रिहा ने उसका शुक्रिया अदा किया और दरवाजा वापस बंद कर दिया। वो जैसे ही पलटी, सामने खड़े रुद्रांश को देख अपनी आंखों को भींचे वो जल्दी से पलट गई। क्या है रुद्र, आपके पास कपड़े नहीं है क्या जो ऐसे घूम रहे हैं? उसने चिढ़कर कहा। अब भी उसने अपनी आंखें भींच रखी थी और रुद्र की तरफ उसकी पीठ थी। उसकी बात सुनकर रुद्रांश हंस दिया और अपना टी शर्ट पहनते हुए उसने कहा, अब तुम पलट सकती हो, मैंने टी शर्ट पहन लिया है। रिहा आंख बंद किए हुए ही पलटी और बोलने लगी, आपने पक्का टी शर्ट पहन लिया है ना? तभी मैं आंखें खोलूंगी। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने उसी लहजे में कहा, तुम चाहो तो देख सकती हो। रिहा ने हल्के से अपनी एक आंख खोली तो टी शर्ट पहनकर खड़े रुद्रांश को देख उसने दोनों आंखें खोल ली और धीरे से बोली, हाश। उसने जब रुद्रांश को देखा तो वो सब भूलकर खो गई। उसके गीले बाल बिखरे थे, क्लीन शेव, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। ना जाने क्या था उसकी उन गहरी काली आंखों में जो रिहा पूरी तरह से खोई उसे ही देखने लगी। उसे तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसके हाथ में पकड़े ट्रे में रखा खाना ठंडा हो रहा है। रिहा, ये खाना? रुद्रांश ने उसकी आंखों के आगे हाथ घुमाते हुए खाने की तरफ देखकर कहा तो रिहा बुरी तरह हड़बड़ा गई। ये खाना माँ ने आपके लिए भिजवाया था। उसने थाली में खाना निकालकर उसके आगे कर दिया तो रुद्रांश ने उसकी थाली देखी और अपनी जगह से उठ गया। आप क्या कर रहे हैं रुद्र? जब उसने रुद्रांश को चेयर लाते देखा तो असमंजस से पूछा। रुद्रांश ने सोफे के सामने वो चेयर रख दिया और फिर स्लाइडिंग टेबल को लाकर सोफे और चेयर के बीच में रख दिया। रिहा अब भी नासमझी से उसे देख रही थी तो रिहा के हाथ से ट्रे और थाली लेकर उसको टेबल पर रखने के बाद पानी का जग और ग्लास भी उसने पास में रख दिया। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे किया तो रिहा हैरानी से उसे देखने लगी। फिर उसकी आंखों का इशारा पाकर उसने झिझकते हुए न जाने क्या सोचकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। सोफे पर बैठे रिहा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर ही आ जाएगा। सामने की चेयर पर बैठकर रुद्र ने उसकी थाली में खाना निकालने के बाद उसे देखा तो रिहा ने अपनी नजर झट से फेर ली। कुछ पूछना है? खाना खाते हुए ही रुद्रांश ने गंभीरता से पूछा तो रिहा के हाथ रुक गए। कुछ पल ठहरकर उसने अपनी नजरें उठाई और सीधे लहजे में कहा, आपने मुझसे शादी क्यों की? आखिर क्या वजह थी कि आप सामने से मेरा हाथ मांगने आए थे? क्यों हमारे बीच कोई रिश्ता ना होते हुए भी हम इस बिना नाम के रिश्ते को निभा रहे हैं? मुझे मेरे किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, ना आपसे और ना ही ऋषभ भाई से। आखिर तक बोलते बोलते उसका गला भर ही आया। रुद्रांश ने पानी का ग्लास आगे कर दिया तो उसने थोड़ा पानी पीकर ग्लास एक तरफ रखा तो गहरी सांस छोड़कर रुद्रांश बोला, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा रिहा, लेकिन सही समय आने पर। और तब तक भरोसा रखो मुझ पर या इस रिश्ते पर नहीं, मगर अपने भाई पर भरोसा रखो। वो कभी तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं लेगा। रिहा ने हामी में अपनी पलकें झपका दी तो रुद्रांश बस मुस्कुरा कर रह गया और बोला, तुम्हारा और मेरा पति पत्नी का ना सही मगर दोस्ती का रिश्ता तो हो सकता है ना? मतलब हम इतना चांस तो खुद को दे ही सकते हैं ना? रिहा ने पहले उसे ध्यान से देखा फिर बोली, ठीक है तो अब से हम दोस्त। अनजान बनकर रहने से अच्छा है दोस्त बनकर रहना। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर पीयू के चेहरे पर पड़ी तो कुनमुनाकर वो शालिनी से वापस लिपटकर सो गई। शालिनी की नींद अपने तय समय पर खुली। पीयू का माथा चूमकर उसे खुद से दूर करके अच्छे से सुलाकर अपने बाल समेटते हुए वो उठ गई। अपनी आदत अनुसार बालकनी से पर्दे हटाकर उसने बाहर मौसम देखा। आज हल्की ठंड थी और ऐसी ठंड ही अक्सर शालिनी के मन को भाती थी। बालकनी में अपनी चाय लेकर खड़ी शालिनी की नजर पहाड़ों की धुंध पर थी। तभी नीचे से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने सिर नीचे किया और देखा तो मोहन जी अखबार वाले से किसी बात पर बहस कर रहे थे। शायद उन्हें जो अखबार चाहिए था वो अखबार नहीं आया था, इसलिए सुबह सुबह उनका मूड खराब हो चुका था।
उन्हें देखकर शालिनी ने सिर हिला दिया। सच में इंसान बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चा होता जाता है। थोड़ी देर बाद उसने जैसे तैसे अखबार वाले को वापस भेज दिया और मोहन जी को भी समझा दिया। अब गार्डन में अपने पैरों में स्लीपर डाले वो घूम रही थी। तभी उसकी नजर सामने के घर के बाहर लॉन वाले एरिया में पड़ी, जहाँ पीयूष उस छोटे बच्चे के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। पीयूष जानबूझकर हर बार पकड़ा जाता तो बच्चा खुशी से खिलखिलाकर बोलता, मामू पकड़े गए। हालांकि शालिनी को वो बच्चा बोल क्या रहा था वो सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट और हंसते वक्त दिखते आगे के दांत देखकर शालिनी हंस पड़ी। सहसा ही उसे पीयूष के साथ देखकर ना जाने कितने ही सवाल उसके जहन में घूम गए। वो वर्तमान में एकदम से आई जब उसने पार्थ के रोने की आवाज सुनी। ना जाने क्यों उसके रोने की आवाज सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ गई। क्या है, एक बच्चे का ख्याल तक नहीं रख सकते तुम? देखो कितनी सूजन आ गई है। पार्थ को अपनी गोद में उठाकर उसके सिर पर हाथ रगड़ते हुए जब शालिनी ने गुस्से से पीयूष की तरफ देखकर कहा, तो पार्थ ने अपनी भीगी आंखों से शालिनी को देखा और पीयूष की तरफ हाथ बढ़ा दिए। पीयूष ने उसे आगे बढ़कर गोद में ले लिया तो पार्थ मासूमियत से पीयूष से बोला, मामू। शालिनी की तरफ उंगली दिखाकर, मामी। शालिनी ने पीयूष को घूरा तो पीयूष अपने बालों में हाथ फेरकर मुस्कुरा दिया। इसमें शालिनी ने इस चीज पर ध्यान तो दिया ही नहीं कि पार्थ ने पीयूष को मामू बोला, यानी ये श्रुति का बच्चा था। ये सब सोचकर ही शालिनी ने पार्थ की तरफ देखा जो पीयूष के हाथ में बंधे चेन के साथ खेल रहा था। उसकी आंखें उसे देखकर खुद ब खुद भर आई, लेकिन अगले ही पल ना जाने कितने ही ख्यालों ने उसे घेर लिया। वो कुछ बोलती या पीयूष से कुछ भी पूछती, उसके पहले पीछे से अनिंदी मगर हैरानी से भरी आवाज आई, शालू। शालिनी की आंखें भर आई। वो पलटी तो सामने आंसू भरी आंखों के साथ श्रुति खड़ी थी। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल उसके हाथ से छूट चुका था। उसके पीछे मयंक और दरवाजे पर तिथि खड़ी थी। तिथि भी मेन गेट पर पीयूष के पास आ गई थी। उसने पार्थ को अपनी गोद में ले लिया था। पार्थ सो चुका था। उसने पार्थ का सिर अच्छे से अपने कंधे पर रखा और पीठ पर हल्की हल्की थपकी देने लगी। जाहिर सी बात थी, पीयूष अपने तय समय पर ही उठ गया था। उसने जब सुबह सुबह पार्थ को देखा जो श्रुति को परेशान कर रहा था, उसे लेकर पीयूष बाहर लॉन में आ गया था। जब पार्थ के रोने की आवाज श्रुति के कानों में पड़ी तो श्रुति लॉन की तरफ बढ़ गई और तिथि अपनी आदत के अनुसार ही जल्दी उठ गई थी। इस समय फिलहाल सब उस लॉन में मौजूद थे। तभी जॉगिंग करने के लिए बाहर निकले आदित्य ने उन सबको देखा तो उसी तरफ बढ़ गया। उसने श्रुति की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे कि उस शांत से माहौल में चटाक की आवाज गूंज उठी। तिथि ने अपने मुंह पर एकदम से हाथ रख लिया और वो 2 कदम पीछे होकर लड़खड़ा गई, मगर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी पीठ किसी के सीने से टकरा गई थी। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो आदि खड़ा था। उसकी नजरें सामने थी। उसने तिथि का एक हाथ पकड़ लिया तो तिथि ने हैरानी से उसे देखा। बिल्कुल शांत हो जाओ, उसने उसके कांपते हाथ को महसूस करके कहा तो तिथि ने खुद को संभालकर अपना हाथ छुड़ाया और सामने देखने लगी, जहां मयंक के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि पीयूष की नजरें उसे महसूस हुई। उसने पीयूष को देखा जो आंखों से ही उसे आगे बढ़ने से मना कर रहा था। मयंक ने अपने कदम पीछे खींच लिए। पीयूष के हाथ की मुट्ठी बन चुकी थी। उसने अपनी नजरें फेर रखी थी। श्रुति उसे नाराजगी भरी नजरों से देख रही थी। वहीं शालिनी का गाल लाल पड़ चुका था। आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों तक आ चुके थे। श्रुति ने उसे खींचकर गले से लगा लिया और फफक कर रो पड़ी। श्रुति उससे अलग हुई तो शालिनी की नजरें पीछे खड़े मयंक पर चली गई जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके हाथ में बंधी ढेर सारी मौलियों के साथ अपनी बांधी मौली देखकर शालिनी नम आंखों से ही मुस्कुरा दी। वहीं तिथि का पूरा ध्यान शालिनी और श्रुति पर था। वो ये तो भूल ही गई थी कि इन 7 सालों में पहली बार वो किसी अनजान छुअन से डरी नहीं थी। बच्चा पुआ बोलो मुझे। जब उसने पार्थ को गोद में अच्छे से लेते हुए कहा तो पार्थ मासूमियत से बोला, नहीं, आप मामी हो। उसकी बात सुनकर जहां शालिनी हैरानी से उसे देखने लगी, वहीं अभी अभी कॉफी लाए पीयूष ने एक तरफ खड़े होकर कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, तुम चाहे कितना ही सिखा लो उसे बुआ बोलना, पर बोलेगा तो वो वही जो मैंने उसे सिखाया है। शालिनी ने उसे घूर कर देखा और फिर वापस अपना पूरा ध्यान पार्थ की तरफ करते हुए बोली, किसी किसी को आदत होती है हर चीज को अपनी मर्जी से करने की, और अगर वो चीज उसकी मर्जी से ना हो तो। कहकर वो खामोश हो गई। माहौल में अजीब सी शांति पसर गई। पीयूष कुछ बोलने ही वाला था कि आदित्य ने अपने मोबाइल में समय देखते हुए कहा, शालू, पीयू के स्कूल का टाइम हो रहा है, उसे देर हो जाएगी। शालिनी का ध्यान समय पर गया। इन सब चीजों में वो कैसे भूल गई कि पीयू को उसने नहीं जगाया है। उसने सबकी तरफ देखा तो सबने मुस्कुराकर उसे इजाजत दी। हमें भी उससे मिलना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो उसे स्कूल जाना होगा ना। श्रुति ने अंदाजा लगाते हुए कहा तो शालिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आज आप सबका शाम का खाना हमारे घर पर। वो वापस घर पर आई।
तो पीयू को सोते देख उसने सिर हिला दिया। बिल्कुल पीयूष पर गई है इसकी हर आदत। मजाल है कोई सुबह जल्दी उठाकर दिखा दे। वो भी आगे के लफ्ज वो बोल भी नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोला। सिर झटककर उसने प्यार से पीयू का माथा चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। पीयू ने कुनमुनाकर अपनी आंखें खोली और शालिनी को देखकर मुस्कुरा दी। वीआरएस स्कूल, शिमला। सभी बच्चे उस बड़ी सी असेंबली में खड़े थे। वहीं पीयू की नजरें किसी को तलाश रही थी। आखिर कहीं जाकर उसकी नजर ठहर गई और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी नजरों की दिशा में स्वयं उसे खड़ा दिखा, जो सबसे आगे की लाइन में खड़ा था। उसके बाल बिखरे थे और आंखों पर चश्मा लगा था। दाहिने हाथ में काले रंग का मोटा सा कलावा जैसा बांधा था, जिसमें चांदी का लॉकेट था, जो कि अर्धचंद्र के आकार का था, जिसके ऊपर त्रिशूल और आसपास एक एक रुद्रांश था। धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसने अपनी आंखें हल्की मूंद रखी थी। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे असेंबली से अपने अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। रिसेस की बेल बजते ही पीयू के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान दौड़ गई। वो जल्दी से उठी और अपना टिफिन लिए बाहर निकल गई। वो गार्डन में जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। पीछे खड़ा मयंक आगे बढ़ते हुए बोला, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, वो मुझसे नाराज नहीं होगी। मगर इसी के साथ पीयूष ने उसे पीछे खींच लिया और अपने जेबों में हाथ डालकर कहा, तू पीयू से शाम को मिल लेना, फिलहाल चल अभी ऑफिस, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। एक बार फिर पीयू को देखकर वो वहां से निकल गया तो मयंक भी चढ़कर उसके पीछे ही पड़ गया। आज स्वयं नहीं आया था अभी तक। वो अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी। तभी किसी के हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी, मजाक उड़ाने वाली हंसी, जो पीयू के कानों में चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। उसने अपना सिर घुमाया तो कुछ बड़े लड़के थे जो उसे देखकर आपस में कुछ बोल रहे थे, या यूं कहो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हें पता है इसके पापा नहीं है। सुना है इसके पापा थे, लेकिन फिर वो इसकी माँ को छोड़कर चले गए। उनकी ये बात जब पीयू के कानों में पड़ी तो गुस्से से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना टिफिन एक तरफ रखकर अपना ध्यान स्वयं पर ही लगा दिया। वो लड़के अब पीयू को परेशान करने पर उतारू हो गए थे। वो कभी पीयू के बाल खींचते तो कभी उसका टिफिन बॉक्स उससे छीनकर खोलते। ये सब देखकर पीयू की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो उनके हाथ से अपना टिफिन खींच रही थी, मगर कहाँ 6 साल की पीयू और कहाँ वो 12-13 साल के बच्चे। स्वयं अपना टिफिन लिए जल्दी जल्दी गार्डन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो गार्डन में आया, सामने देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। कुछ उससे भी सीनियर बच्चे पीयू को परेशान कर रहे थे। पीयू भले ही पीयूष की परछाई थी, मगर ऐसे सिचुएशंस में अक्सर वो नहीं लड़ पाती थी और रो देती थी। उस लड़के ने पीयू की एक पोनी पकड़कर खींच दी तो पीयू की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो लड़का पीयू को रोते देख उसे चिढ़ाने लगा और उसकी तरफ बढ़कर उसने एकदम से पीयू को धक्का दे दिया तो पीयू संभल नहीं पाई और एकदम से गिर पड़ी। पत्थरों की वजह से उसकी कोहनी बुरी तरह छिल गई थी। वो लड़का पीयू की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एकदम से स्वयं उसके सामने आ गया। अपना चश्मा निकालकर पीयू की तरफ बढ़ाते हुए उसने उन लड़कों को देखा और अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की। पीयू ने उसका चश्मा थाम रखा था और सिर झुकाए अभी भी वो सुबक रही थी। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके स्वयं ने सामने खड़े लड़कों को हैरानी में डाल दिया था। वो सब शरीर में भी स्वयं से ज्यादा ताकतवर थे और उम्र में भी बड़े थे, इसलिए शायद जब उन्होंने स्वयं की बंधी मुट्ठी देखी तो हंसने लगे और यही उनकी गलतियों में इजाफा हो गया। उस लड़के के कॉलर को पकड़ते हुए एक जोरदार पंच स्वयं ने उसके पेट पर दे मारा। दर्द के कारण वो लड़का अपना पेट पकड़कर झुकते हुए बिलबिला उठा। वहीं पीयूष एक कैबिन में बालकनी के पास खड़ा था। उसके हाथ में फाइल थी जिसमें फिलहाल स्वयं की तस्वीर आगे के पन्नों पर अटैच थी। सारी चीजें पढ़ते वक्त पीयूष के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वहीं मयंक हैरानी से उसे देख रहा था, जो एक बच्चे की इंफॉर्मेशन इतने ध्यान से पढ़ रहा था। वो फाइल एक तरफ रखते हुए एक गहरी सांस लेकर पीयूष ने लाइटर से सिगरेट जला दिया और लंबे कश खींचने लगा। मयंक ने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, आखिर इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ दिया है जो तू इसके पीछे पड़ गया है? पीयूष मुस्कुरा दिया और बोला, ये लड़का मेरी बेटी से बात करता है और मुझे पता करना था कि ये है कौन। मेरी बेटी से कोई भी ऐरा गहरा बात करे और मैं करने दूंगा, इतना भी अच्छा नहीं है पीयूष ओबरॉय। कहकर उसने अपने कंधे झटक दिए। तभी तिथि कैबिन में आई। भाई मीटिंग शुरू होने वाली है। उसके बोलने पर पीयूष ने अपना सिगरेट बुझाया और डस्टबिन में डालकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। उसे जाते देख मयंक ने अपना सिर झटक दिया। ये सच में इतना पॉजिटिव कैसे है अपने रिश्तों को लेकर? अब क्या होगा जब होगा इन लड़कों का सामना स्वयं के गुस्से से? और क्या करेगा पीयूष जब उसे पता चलेगी ये बात? मोहन जी का क्या होगा रिएक्शन पीयूष को देख? क्या शालिनी माफ कर पाएगी पीयूष को? क्या पीयूष सच में डिजर्व करता है सेकंड चांस? क्या हो पाएंगे पीयूष और शालिनी एक? रिहा जान पाएगी अपनी शादी की वजह? आदि और तिथि की गाड़ी बढ़ेगी आगे? जानने के लिए
सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।